आज ये जो टोट की थर्ड ही वीडियो होने वाली है, जिसमें कि हम बात करेंगे लाइबिलिटी फॉर टोट्स इन डिस्चार्ज कि वह टोट कब डिस्चार्ज हो सकते हैं। मतलब कोई भी एक पर्सन है जो कि एक रॉन्ग डूअर है, वो किसी अनदर पार्टी के साथ एक रॉन्गफुल एक्ट कर देता है जिससे उसके जो लीगल राइट है वो इन्फ्रिंज हो जाते हैं, तब उसकी कुछ लाइबिलिटी बनती है और जो कि वो लाइबिलिटी कंपनसेशन में होती है। लेकिन वो कंपनसेशन या फिर वो जो लाइबिलिटी है वो कब डिस्चार्ज हो जाएगी, तो उसके भी कुछ रीजंस होंगे, जो कि इसके 6 रीजंस है। अगर वो रीजंस सामने आते हैं तो जो टोर्ट की लाइबिलिटी है वो कहीं ना कहीं डिस्चार्ज हो जाएगी। जो फर्स्ट रीज़न है डेथ ऑफ ईदर पार्टी, कि अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है, चाहे वो रॉन्गफुल एक्ट करने वाली हो, चाहे वो टोर्टफीजर हो या फिर कोई इंजर्ड पार्टी हो जिसे इंजरी पहुंची हो। सेकंड, वेवर। वेवर में मतलब ये बात की जाती है, अगर कोई भी पार्टी जो कि इंजर्ड पार्टी है, उसे इंजरी हुई है, लीगल इंजरी हुई है, जो उसके राइट है वो इन्फ्रिंज हुए हैं, तो उसे रेमेडी मिलेगी जिसने उस राइट को हार्म कराए। मान लीजिए ए जो इंजर्ड पार्टी है, बी जो डिफेंडेंट है जिसने इंजरी की है, तो जो बी पार्टी है वो ए को कंपनसेशन देगी। अब जो ए पार्टी है जिसे इंजरी हुई है, उसे चूज़ करना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं, अगर हम कोई भी एक रेमेडी को चूज़ कर लेते हैं तो ये माना जाएगा कि हमने जो अनदर रेमेडी हैं उनको हटा दिया है या फिर इग्नोर कर दिया है और हमने खाली वही रेमेडी चूज़ करी है, और उसी रेमेडी के अनुसार हमें क्या मिलेगी, लाइबिलिटी मिलेगी बी पार्टी से। बी पार्टी वो जिसने इंजरी पहुंचाई है। थर्ड, अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। अकॉर्ड और सेटिस्फेक्शन में ये बताया जाता है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं, इंजर्ड पार्टी और दूसरी डिफेंडेंट जिसने इंजरी पहुंचाई है, वो कोर्ट के बाहर कुछ सेटलमेंट कर लेती हैं, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट पे साइन कर लेती हैं, जिसमें कि वो एक दूसरे को जो भी है पे करेंगी, जितना उनका डैमेज हुआ है कंपनसेट कर देंगी हैं। और उसमें बात की जाएगी कि जो इंजर्ड पार्टी है वो सामने वाली पार्टी को मना कर देगी कि हम तुम्हारे ऊपर केस नहीं करेंगे अगर तुम हमें इतना पे कर सकते हो, कि मतलब वो आपस में ही सेटलमेंट करके जो है मामला जो भी है वो निपटा सकती है, टोर्ट का केस नहीं करेंगी कोर्ट में। लेकिन ये खाली टोर्ट या फिर सिविल केसेस में ही होता है, क्राइम में नहीं होता, क्योंकि क्राइम में ये माना जाता है जो भी क्राइम हुआ है वो स्टेट के अगेंस्ट हुआ है। फोर्थ, रिलीज। रिलीज से मतलब ये है कि जो भी इंजर्ड पार्टी है वो कि अपने जो लीगल एक्शन है, जो कि इंजर्ड पार्टी है जिसके राइट है वो इन्फ्रिंज हुए हैं, उनके ऊपर वो एक्शन ले सकती है सामने वाली पार्टी के अगेंस्ट। तो वो अपने एक्शन रिलीज़ कर देती है, कि मतलब हो जाता है कि अगर आपने किसी को चोट पहुंचा दी है, आपने उसे सॉरी बोला, बहुत समझाया, बाद में उस पार्टी ने ये बोला चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके ऊपर केस नहीं करूँगा और आप मुझे कुछ नहीं देंगे, चलो जाने दो। अगर ये होता है तो इसे कहेंगे हम रिलीज। फिफ्थ आता है एक्विसेंस। एक्विसेंस में मतलब होता है, अगर कोई भी पार्टी अगर किसी पार्टी को अपने पूरे राइट्स पता है और उसे पता है कि एक इंजर्ड पार्टी है जिसे अपने सारे राइट्स के बारे में पता है और उसे पता है कि वो एक्शन ले सकती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसे नेग्लेक्ट कर देती है, इग्नोर कर देती है, तो भी टोर्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। जो सिक्स्थ है उसमें है जजमेंट रिकवर्ड। अगर कोई भी टोर्ट हुआ है और उससे रिलेटेड पहले ही जजमेंट निकल चुकी है, तो हम मान के चलेंगे, हम उस पहले वाली जजमेंट को फॉलो करेंगे जिससे कि टोर्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। तो आइए हम इनके बारे में डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं। डेथ ऑफ ईदर पार्टी। अब दो पार्टीज़ होते हैं, अगर कोई भी टोर्ट कमिट होता है तो उसमें दो पार्टीज़ होंगी, एक रॉन्ग्ड पार्टी जो कि क्या होगी, प्लेंटिव होगी, और एक रॉन्ग डूअर मतलब जो कि गलत कर रही है, जो कि डिफेंडेंट होगी। अगर हम डेथ ऑफ रॉन्ग्ड दैट इज़ प्लेंटिव, जिसमें कि मतलब बताया गया है कि ऐसी पार्टी जिसके साथ रोंग फुल एक्ट हुआ हो, इंजर्ड पार्टी, अगर हम उसकी बात करें तो दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ मैक्सिन एक्शियो पर्सनलिज मोरिचर कम पर्सोना, कि मतलब ये एक लीगल मैक्सिम है जिसका मतलब है विच मीन्स दैट अ पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद दैट पर्सन, कि मतलब ये जो मैक्सिम है ये बताती है कि किसी भी पर्सन के राइट्स उसकी डेथ के साथ
चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। एट कॉमन लॉ इफ़ एन इंजरी वॉज डन ईदर टू पर्सन और प्रॉपर्टी of another for which damages only could be recovered, the action died with the person to whom और by whom was done। कि मतलब अगर हम मान के चलें कोई पर्सन है, उसे इंजरी पहुंची है, लेकिन वो पर्सन मर जाता है कुछ समय बाद किसी अलग कारण से, तो उसके जो लीगल एक्शन हो गए कहीं ना कहीं वो भी ख़त्म हो जाएंगे उस पार्टी के मरने के बाद। अब इस जो मैक्सिम है इसकी एक्सेप्शन ये है कि द फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1846, एम्प्लॉयर लाइबिलिटी एक्ट 1883, द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1925। कि मतलब इन जो एक्ट है इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी इंजर्ड पार्टी है वो बाद में मर जाती है तब भी उसके जो राइट ऑफ एक्शन है वो ख़त्म नहीं हो जाएंगे, तब भी उसे कंपनसेशन मिलेगा। अगर हम एम्प्लॉयबल लाइबिलिटी एक्ट के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक एम्प्लॉय जो कि एक कंपनी में काम कर रहा है और वो अभी अपनी एम्प्लॉयर सर्विस के अंदर है और तब उसकी डेथ हो जाती है, या फिर क्या बोलते हैं उसे इंजरी पहुंचती है और उसकी डेथ हो जाती है, जो उसे फिर कंपनसेशन मिलेगा कंपनी की तरफ से। और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट की बात करें तो इस एक्ट में बताया गया है कि कोई भी वर्कमैन है जो कि काम करते समय उसे इंजरी हो जाती है और उस इंजरी से क्या होता है वो डाई हो जाता है, मर जाता है, तो भी उसे कंपनसेशन मिलेगा। तो ये तीन जो हैं ये इस मैक्सिम के एक्सेप्शंस हैं। अब बात करते हैं डेथ ऑफ रोंग डूअर दैट इज डिफेंडेंट। अगर हम बात करें उस पार्टी की जो कि रोंगफुल एक्ट कर रही है, रोंग डूअर है, जिसे हम डिफेंडेंट भी कह देते हैं। The general rule under the common law is that an action in tort abates on the death of the wrongdoer, and the personal representative cannot be sued in respect of tort which involves the wrong appropriate of the plaintiff property as had added it to his estate, in which cases an action can be maintained। अगर हम बात करें कि कोई रॉन्ग डूअर है, उसने किसी के साथ टोर्ट कमिट करा है और अगर वो मर जाता है तो जो उसकी लाइबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी और टोर्ट जो होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन ये है कि कोई भी रॉन्ग डूअर किसी अनदर पार्टी, इंजर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को लेके कोई टोर्ट कर देता है या फिर उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उस प्रॉपर्टी का है उसे उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी हार्म करता है, तो वो जो टोर्ट होगा वो डिस्चार्ज नहीं होगा। उसके बाद भी वो प्रॉपर्टी जिसकी असलियत में है उसे मिल ही जाएगी। ये माना नहीं जाएगा कि अगर जो डिफेंडेंट है वो मर जाता है तो वो प्लेंटिफ की जो रियल प्रॉपर्टी है जो कि डिफेंडेंट ने अपने पास रख ली थी गलत तरीके से, तो वो उसे नहीं मिलेगी। मरने के बाद भी वो प्रॉपर्टी जो उसका लीगल ओनर है, रियल ओनर है, उसे मिल जाएगी। अब आता है सेकंड पॉइंट, वेवर। Waiver means an election between the alternate remedies. If a man has more than one remedy for the same wrong and elect to pursue one of them, abandoning the others, he must stand by his election। कि अगर हम बात करें कि एक पर्सन है जो कि एक इंजर्ड पार्टी है, उसके सामने बहुत सी रेमेडीज़ हैं जिसमें से वो कोई भी चूज़ कर सकता है। उस रेमेडी जो भी वो रेमेडी चूज़ करेगा तो उसके हिसाब से उसे लाइबिलिटी मिलेगी, कंपनसेशन मिलेगा रोंग डूअर पार्टी से। तो अगर वो कोई भी एक रेमेडी चूज़ करेगा तो सामान्य सी बात है, ये कोर्ट ये मान के चलेगा कि उसकी जो अन्य दूसरी रेमेडीज़ हैं वो उसने इग्नोर कर दी है, वो उसने हटा दी है या फिर मना कर दी हैं। जो वेवर की जो रेमेडी चूज़ करने की बात की गई है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी। चाहे तो वो बता भी सकता है या फिर उसकी इम्प्लाइड भी हो सकती है कि मतलब जैसे वो बोल रहा है तो कोर्ट मान के चलेगा कि इसे ये रेमेडी चाहिए। व्हेन अ पर्सन इन टर्म गिव्स अप द अल्टरनेट रेमेडी एंड इन दिस इट क्लोजली रिसेम्बल्स अ रिलीज, वेवर इज इम्प्लाइड व्हेन द पर्सन डज नॉट एक्विज इन एनीथिंग विच इनकंसिस्टेंट विद द अल्टरनेट रेमेडी टू विच सच अ पर्सन इज़ एंटाइटल। कि अगर वही बात है कि एक पर्सन है, उसने अपनी कंसेंट से, अपनी एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड कंसेंट से बताया है कि उसे एक रेमेडी चाहिए, तो ये मान के चलेगा कोर्ट उसने जो अपनी अदर रेमेडीज़ हैं उन्हें हटा दिया है, मना कर दिया है।
और उसी जो चूज़ करी गई रेमेडी है उसके अकॉर्डिंग उसे कंपनसेशन मिलेगा रॉन्ग डूअर पार्टी से। Accord and satisfaction. Accord means a mutual agreement to pay or to do something as a compensation, and satisfaction means the actual payment of sum or doing of thing agreed upon. When such a agreement is executed and satisfaction has been made, the agreement is called accord एंड सेटिस्फैक्शन। कि अगर हम बात करें दो पार्टीज़ हैं, ए एक इंजर्ड पार्टी है और बी जो है वो डिफेंडेंट है या फिर रॉन्ग डूअर है। अगर उनमें आपस में बात हो जाती है कि ए पार्टी बोलती है कि जितनी भी मुझे इंजरी हुई है आप उसका जो भी नॉर्मल पे है वो आप मुझे पे कर दोगे, तो मैं आपको लेकर केस नहीं करूँगा कोर्ट में, क्योंकि बाद में कोर्ट देखेगा कि सामने वाले पर्सन को कंपनसेशन कितना देना चाहिए, वो कंपनसेशन ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर इन्हीं चीज़ों को लेके जो पार्टी है वो आपस में सलाह मशवरे द्वारा, कंसिडरेशन द्वारा एक एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं जो कि एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होगा, तो उसे ही अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन करेंगे। और उसके बाद अगर ये म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है तो उसके बाद हमारा जो टोर्ट होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा और इंजर्ड पार्टी उसे लेके अगेन कोर्ट में सू या फिर केस नहीं कर सकती। Release. A release means the surrender of a right of action against the wrongdoer. It is open the injured party to release the wrongdoer from liability. Release closely resembles accord and satisfaction, with the difference that a release is usually embodied इन अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट। अगर हम बात करें कि रिलीज़ क्या है, रिलीज़ एक सरेंडर ऑफ द राइट ऑफ एक्शन है कि हमें जो राइट मिले हैं एक्शन करने के, अगर हमारे साथ कोई भी अन्य जो पार्टी है वो टॉर्ट कमिट करती है, वो हमारे लीगल राइट को इन्फ्रिंज करती है या फिर उसे हार्म करती है, तो हमारे पास एक राइट ऑफ एक्शन है, हम कोर्ट में उस पार्टी को लेके जा सकते हैं और अपने जो भी लीगल इंजरी हुई है उसको लेके केस कर सकते हैं। और रिलीज़ का मतलब ये होता है कि हम उस राइट ऑफ एक्शन को इग्नोर कर दें या फिर सरेंडर कर दें। कि मतलब होता है ना कि अगर एक पार्टी है उसे इंजरी पहुंची है लेकिन बाद में उसने बड़ा दिल रख के सामने वाले को कह दिया कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं, आपसे गलती से ही ये काम हुआ है या फिर टोर्ट कमिट हुआ है, आइंदा मत करना आप, ऐसे कह के ए ने जो अपने राइट ऑफ एक्शन है उसे सरेंडर कर दिया और इसे ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट के अंदर आएगा और दोनों ही पार्टी इस पे अग्री करेंगी। और अगर ये रिलीज़ एग्जीक्यूट हो जाता है तो बाद में जो ए पार्टी है, इंजर्ड पार्टी है, वो उसे लेके अगेन कोर्ट में नहीं जा सकती, दोबारा कोर्ट में नहीं जा सकते और केस नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो टोर्ट है वो पहले से ही डिस्चार्ज हो चुका है दोनों की कंसिडरेशन के द्वारा। अब आता है जजमेंट रिकवर्ड। कि अगर हम बात करें द डैमेजेस रिजल्टिंग फ्रॉम वन and the same cause of action must be assessed and recovered once and for all when a suit is filed and a judgment pronounced, the original right of action is merged, that there is and plaintiff will not permitted to aggregate the matter over again, and his second suit based upon the same cause of action will be barred on the principle of res judicata, which prevents a court from hearing the same matter which has been adjudicated upon by a competent court in a previous suit। अगर हम बात करें कि एक ऐसा एक्शन या फिर एक ऐसा क्राइम या फिर टोर्ट जिसको लेके कोर्ट ने पहले ही जजमेंट दे रखी है, जजमेंट प्रोनाउंस कर रखी है और ऐसा ही केस पहले भी हुआ था, तो जो कोर्ट है वो उसी पे सेम चर्चा नहीं करेगी, वो उस जजमेंट के आधार पर उस टोर्ट को क्या कर देगी, डिस्चार्ज कर देगी और प्लेंटिव उस जजमेंट के द्वारा ही उसे न्याय मिलेगा। स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन। एवरी टोर्टियस एक्शन मस्ट बी ब्रॉट विद इन द स्टैट्यूटरी पीरियड प्रिस्क्राइब देयरफॉर अदरवाइज द राइट ऑफ सू वुड बी बार्ड। अगर बात करें हमारा एक लिमिटेशन एक्ट है, इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963, जिसमें कि बताया जाता है कि अगर आपको कोई भी केस करना है तो उसकी एक टर्म होती है, कुछ टाइम पीरियड होता है, उसी के अंदर आप वो एक्ट के लिए जो कि रॉन्गफुल एक्ट आपके द्वारा किया गया है उसके सामने एक्शन ले सकते हो।
अगर आपने उस टाइम के बाद एक्शन लिया तो वो टाइम बार्ड सामने आ जाएगा। कि अगर हम बात करें कि हाउस ट्रेसपास की, जो हाउस ट्रेसपास के अगेंस्ट हम जो एक्शन ले सकते हैं वो 3 साल के अंदर ही ले सकते हैं। अगर हम 3 साल के बाद ट्रेसपास के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं तो वो टाइम बार्ड के अंदर आ जाएगा, इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अंदर आ जाएगा, और वो सूट फाइल नहीं होगा, और वो जो टोर्ट है वो कहीं ना कहीं डिस्चार्ज हो जाएगा। सो आज हमने बात करी इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में जो कि एक टोर्ट को डिस्चार्ज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर इनमें से कोई एक भी पॉइंट या फिर रीज़न क्लियर हो जाता है और उसी के तहत टोर्ट डिस्चार्ज हो जाएगा तो जो हमारा प्लेंटिव है वो कोर्ट में केस नहीं कर सकता उस टोर्ट के अगेंस्ट। सो थैंक यू।